पासवान जी। अध्यक्ष जी, मैं सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने अनुसूचित जाति जनजाति के समस्याओं के संबंध में आपने चर्चा की अनुमति देने का काम किया है। हाँ अध्यक्ष जी, मैं सर्वप्रथम सरकार से आग्रह करूंगा कि जो SC/ST कमीशन है, SC/ST कमीशन ने 1997-98 का रिपोर्ट अपना दे दिया है और जो एक विशेष रिपोर्ट है रिजर्वेशन के संबंध में, वो भी एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ हमारे बहुत से साथी को वो मिल चुका है अनऑफिशियली, मतलब लाइब्रेरी के माध्यम से। तो मैं चाहूँगा कि जो SC/ST कमीशन का रिपोर्ट है और एक्शन टेकन के साथ में है, उसको भी सदन में जल्द से जल्द रखने का काम किया जाए, जिससे उसके ऊपर में विस्तृत रूप से चर्चा हो सके। उसी तरीके से जो सफाई मजदूर हैं, सफाई कर्मचारी आयोग की भी स्थापना की गई और सफाई कर्मचारी आयोग ने भी 1994, 1995, 95 और 95-96 का रिपोर्ट दे दिया है। मैं चाहता हूं कि उसको भी जल्द से जल्द, वो भी सरकार के पास में पड़ा हुआ है, उसको भी संसद में पेश करके और उसके ऊपर में बहस होना चाहिए। मैं ये आपसे आग्रह करना चाहूँगा। उसी तरीके से मैं एक और भी आग्रह करना चाहूँगा कि मैं देखता हूँ कि जो कल्याण मंत्रालय है, एक समय में 1990 में कल्याण मंत्रालय जो था वो वेलफेयर मिनिस्ट्री एक पूरे कैबिनेट का नोडल मिनिस्ट्री के रूप में स्थापित हो गया था। जब हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देने से लेकर के पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जब हम लोगों ने उनकी प्रतिमा लगाने का काम किया था और उसी के माध्यम से मंडल कमीशन जब लागू हुआ था, तो चाहे गलत हो, दो भाग में लोग थे, लेकिन लगता था कि कल्याण मंत्रालय जो है वो कल्याण मंत्रालय एक पिलर के रूप में पूरे देश में खड़ा हो गया है। और इसका सबसे बड़ा ये कारण था कि कल्याण मंत्रालय को, कल्याण मंत्री को कैबिनेट का दर्जा दिया गया था। उसके बाद से कांग्रेस की भी हुकूमत आई और उस समय में भी कल्याण मंत्री के रूप में सीताराम केसरी जी जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में वो काम करते रहे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मैं नहीं कहता हूँ, मेनका गांधी जी सारे सक्षम हैं। इनको ये जब थे पर्यावरण मंत्रालय में, तो पर्यावरण मंत्रालय का एक अपना रुतबा बन गया था, उससे कोई डिफर करे नहीं करे। लेकिन जब किसी को आप अधिकार नहीं देंगे, कल इसी मंत्रालय में कहा जा रहा था कि शायद विदेश मंत्रालय ठप है। क्यों? विदेश मंत्री राज्य मंत्री है। उसी तरीके से कल्याण मंत्रालय है। अब कल्याण मंत्रालय के पास में कैसे पावर आएगा? कल्याण मंत्री जो है वो राज्य मंत्री है। अभी कैबिनेट में बैठ करके और सारे चीज को वहां जाकर के लड़ने का काम कौन करेगा? मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री से, मेरा प्रधानमंत्री जी रहते यहाँ तो अच्छी बात थी, होम मिनिस्टर भी नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप क्या कहते हैं कि आप कैबिनेट रैंक का दर्जा दीजिए, मेनका गांधी जी को दीजिए, जिनको देना हो दीजिए, लेकिन जो वेलफेयर मिनिस्ट्री है वो वेलफेयर मिनिस्ट्री को अनटचेबल, जैसे अनटचेबल होता है, शेड्यूल कास्ट को अनटचेबल थे, उसी तरीके से कल्याण मंत्रालय को अनटचेबल नहीं बनाना चाहिए और इसको तीत हो, इसमें ताकत आवे, ये नोडल मिनिस्ट्री के रूप में काम कर सके। इसके लिए हम मांग करते हैं और हम ही नहीं, तमाम हमारे जितने SC/ST जो फोरम के लोग हैं, चाहे कांग्रेस के हों या विपक्ष के लोग हों, हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री से जाकर के आग्रह किया था, हम लोगों ने मांग किया था कि कल्याण मंत्री का दर्जा जो है वो कैबिनेट का दर्जा रहना चाहिए, जिससे कि वो सक्षम हो सके नीति के मामले में, निर्णय लेने के मामले में। सभापति जी, हम लोगों को इस बात का दुख है। इसमें कोई हम पार्टी की भी बात नहीं करना चाहते हैं, चूंकि हम भी जब सरकार में थे, हम जानते हैं कोई भी आदमी जब सरकार में आता है तो चूंकि परमानेंट जो है वो नौकरशाही होती है और उसमें किस तरीके से सारे चीज को डाइल्यूट किया जाता है वो हम लोगों को अभी अच्छी तरीके से मालूम है। इसलिए हम लोगों ने बार बार कोशिश किया। जिस समय में देवे गौड़ा जी थे, नरसिम्हा राव जी थे, नरसिम्हा राव जी के समय में SC/ST के फोरम ने जाकर के उनसे 2-3 बार मिलकर के बात करने का काम किया। जब देवे गौड़ा जी प्रधानमंत्री बने
उसके नज़दीक में हम लोगों ने SC ST के फोरम की तरफ से जाकर के मिलने का काम किया। जब बने गुजराल साहब प्रधानमंत्री बने तो उस समय में SC ST फोरम ने उनसे मिलने का काम किया। आज अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं, उनसे भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के फोरम ने मिल करके आग्रह करने का काम किया। और मांग एक ही है, ये नहीं है कि हम लोगों ने कोई मांग में परिवर्तन किया है, कुल मिलाकर के वही मांगे हैं। लेकिन हमको दुख के साथ कहना पड़ता है कि चाहे कोई भी सरकार हो, वो सरकार जो है वो सरकार लाचार हो जाती है। चूंकि आज के परिस्थिति में जब सरकार कमजोर होती है तो ब्यूरोक्रेसी मजबूत हो जाती है, और जब ब्यूरोक्रेसी मजबूत हो जाती है तो तब तक जब तक सरकार कोई सोचे, कदम उठावे, तब तक वो सरकार ही चली जाती है। और नतीजा हो रहा है कि ये मुद्दा जो है, जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो मांग है, जिसके ऊपर में मैं बाद में आऊंगा, ये मांग जो है, ये मांग ज्यों का त्यों अधूरा पड़ा हुआ है। सभापति जी, आप जानते हैं, आप पुराने यहाँ सदस्य के रूप में रहे हैं और आप सारी चीजों को जानते हैं। देश को चलाने के लिए जैसे पिलर होता है, 4 पिलर है, उसी तरीके से देश को भी जो सामाजिक हमारा देश जो चल रहा है उसके भी 4 पिलर हैं। एक पिलर है हमारा सोशल पिलर है, दूसरा पिलर है इकोनॉमिक पिलर है, तीसरा हमारा पिलर जो है, तीसरा खम्मा है आर्थिक खम्मा है, और चौथा खम्मा हमारा जो है वो राजनीतिक खम्मा है। लेकिन हमको इस बात का दुख है, जो सबसे बड़ा खम्मा है वो सबसे बड़ा खम्मा सामाजिक खम्मा है, और ये सामाजिक खम्मा जात के ईंट के ऊपर में खड़ा है। आज इस देश में हम सारी चीज बदल सकते हैं, सरकारें बदली जा सकती है, धर्म बदला जा सकता है, अमीर गरीब हो सकता है, गरीब अमीर हो सकता है, लेकिन कोई जात बदलना चाहे तो जात नहीं बदल सकता है। कोई ब्राह्मण कहे कि हम शेड्यूल कास्ट हो जाएं, बहुत प्रोग्रेसिव से प्रोग्रेसिव, ये गुण भगवान बुद्ध। और मैं इस बात को मानता हूं कि इस देश में हर जाति धर्म में पैदा लिए हैं जिन्होंने सामाजिक कुरीति के खिलाफ में लड़ने का काम किया है। इस देश में पैदा लिए भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे, लेकिन भगवान बुद्ध ने जब गरीबों के लिए काम करना शुरू किया, कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, तो भगवान बुद्ध को कितनी यातनाएं दी गई वो मालूम है। दयानंद सरस्वती ब्राह्मण थे, लेकिन दयानंद सरस्वती ने जब आर्य समाज के माध्यम से पाखंडवाद के खिलाफ में लड़ने का काम किया तो दयानंद सरस्वती ब्राह्मण, और दयानंद सरस्वती को जहर देने वाला भी ब्राह्मण था। महात्मा गांधी वैश्य थे, लेकिन महात्मा गांधी को भी कोई मुसलमान या कोई दलित ने गोली नहीं मारा, उनको भी गोली मारा नाथूराम गोडसे ने। उसी तरीके से मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि चाहे क्षत्रिय हो या राजपूत हो, विवेकानंद कायस्थ थे, और विवेकानंद ने कहा, अरे ऊंची जाति के लोगों, समय रहते हुए अपने अधिकार को इन शूद्रों के हाथ में दे दो, नहीं तो जब ये उठेगा तो अपनी एक फूंक से तुम्हारी सारी ताकत को उठा करके रख देगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कोई ये भी नहीं है कि रामविलास पासवान चूंकि दलित है इसलिए हम दलित की लड़ाई लड़ें, कोई मुसलमान है तो मुसलमान की लड़ाई लड़े। इस देश में तब आएगा सही समाजवाद, इस देश में तब आएगा सही सेकुलरिज्म और सही सोशल जस्टिस, जब इस देश में एक जाति या एक धर्म विशेष की चिंता करने के लिए दूसरा जाति और दूसरा धर्म विशेष का लोग उसको आगे आने का काम करेगा। लेकिन दुर्भाग्य से सभापति जी वो लास्ट में आएगा। हाँ, तो मैं आपसे कहना चाहता था कि आज भी आप देखेंगे मेरे पास में पूरा का पूरा ये हमारे पास में पार्लियामेंट से हमारे जितने साथी बोलेंगे, कमीशन का रिपोर्ट है, कहने की जरूरत नहीं है। आज भी छुआछूत उसी तरीके से बरकरार है, थोड़ा बहुत घटा है, शहरी इलाके में घटा है, लेकिन आज भी देखेंगे तो छुआछूत जो है उसी तरीके से बरकरार है। जुल्म और अत्याचार नहीं, गांव में क्या बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट के अंदर में है, आप कहते हैं दूसरे की बात है। हम गांव में आज भी गांव में छुआछूत जो है बरकरार है, और इसलिए पहले जैसा मैं ये नहीं कर रहा हूं कि कोई मैं ऊंची जाति या पिछड़ी जाति की बात करता हूं, मैं अपने गांव की बात करता हूं। अपने गांव में हम जाते थे और देखते थे कि एक जाति का आदमी आता था तो दूसरे जाति का आदमी शेड्यूल कास्ट का तब तक वो नहीं जाता था उसके। हाँ, इसलिए मैं अभी कोई अध्यक्ष जी मेरे पास में, अध्यक्ष जी अभी भी जुल्म और अत्याचार का हालत यह है कि कोई भी किसी भी राज्य में आप चले जाएं वहां जुल्म और अत्याचार बरकरार है। अभी मैं जा रहा हूं परसों 6 तारीख को, यहाँ मेरठ में जो घटना घटी है, जहां 4 मुस्लिम समुदाय के लोग मारे गए हैं फेक इनकाउंटर के नाम पर, वहीं सुरेंद्र जाटव
जो हापुड़ का लड़का हमारा जोगेंद्र सिंह है, उसका भाई है सुरेंद्र जाटव, और वो हमारा दलित सेना का अध्यक्ष जिला का, उसके भाई को पकड़ करके ले गया और जाकर के एक जंगल में जाकर के वहां जाकर के गोली मारने का काम किया। बिजनौर में चले जाइए, आज से कुछ दिन पहले बिजनौर का न्यूज आया, वहां महिलाओं को नंगा करके घुमाने का काम किया गया। अब दिल्ली में आज हमारे साथी उठा रहे थे मामला को। अध्यक्ष जी, कितना शर्मनाक बात है, और मैं चाहता हूं कि चूंकि ये दिल्ली का मामला है, इसलिए इस मामले में तुरंत जो है सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ये आज का जो है ये गुड्डी देवी है, ये गुड्डी देवी है, इसका फोटो, हाँ वही घटना, तो वो मामला बनेगा तब ना कार्रवाई होगी। घटना जब मामला बनेगा तब ना कार्रवाई होगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये गुड्डी देवी है। अब ये जो अखबार में निकला है, मैं इसलिए मैं इस बात से कहना चाहता हूँ, दलित महिला को भाजपाइयों ने पीटा, हो सकता है गलत हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मान लेते कोई पार्टी का नाम है, लेकिन इसमें है कि मंदिर प्रवेश के नाम पर, मंदिर प्रवेश करने के लिए, दिल्ली में मंदिर प्रवेश के नाम पर नहीं, मंदिर प्रवेश नहीं करने के लिए दिया जाए और उसके लिए पीटा जाए। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? हम हैं यहाँ, इल्लू मलाई जी हैं, हम सब लोग एक साथ में घूमने वाले लोग हैं, आज सरकार में मंत्री हैं। हम लोग जब जाते थे साउथ में, हम बोलते थे और हिंदी में ट्रांसलेशन करते थे, बहुत अच्छा हिंदी भी जानते हैं। लेकिन अब वहां तमिलनाडु में चले जाइए, एक लड़का को आज से कुछ साल पहले, उस लड़का को इसलिए पीट करके आंख फोड़ दिया गया कि वो लड़का जाकर के घड़ा में, जो सवर्ण जाति के लिए घड़ा था, उस घड़ा में जाकर के उसने पानी पीने का काम किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हर जगह पर, अभी यहाँ लालू जी हैं, अभी बिहार से आया है, एक फैक्स आया है, उस फैक्स में उसने लिखा है वहां से कि वहां जाकर के 4 लोगों को क्या कहते हैं कि गया जिला का मोहनपुर थाना है, नसीरचक गांव है, वहां जाकर के 4 दलितों को वहां मार दिया गया। हो सकता है कि मान लेते हैं कि वहां घटनाएं घटती है, कहीं रणवीर सेना है, कहीं मान लेते हैं कि कोई आती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी सेना हो, लेकिन जो भारत सरकार है, जो बिहार सरकार है, उसकी जवाबदेही है कि जो गरीब है उसकी जान माल की रक्षा करे। इसलिए मैं आपको बतलाना, हमारे पास है भरतपुर का प्रेस कतरन मेरे पास में है, राजस्थान में बेखबर गांव में बेगारी न करने पर 3 दलित, जिसमें जो 2 गर्भवती महिलाएं थी, उनकी हत्या कर दी गई गोली मार करके। जयपुर में 27 अप्रैल 98 को, इस 27 अप्रैल 98 को जयपुर के हमारे साथी होंगे, हमारे पास में फोटो है कि एक दलित को बेगारी करने पर, उधार पैसा मांगने पर, नाक में जैसे नकेल होता है, नाक में जैसे बैल को रस्सी घुसा दिया जाता है, उसी तरीके से उसके नाक में क्या कहते हैं कि रस्सी घुसा करके, और जैसे खूंटा में बांधने का होता है, खूंटा में बांधने का काम किया गया। अध्यक्ष जी, भोपाल में शाजापुर जिला में जो है बलात्कार के बाद जो है एक महिला को जो है नंगा घुमाने का काम किया गया। मैं ये सब बात कह करके पूरा का पूरा, चूंकि आप देखेंगे जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक जितनी घटनाएं घटी है, इसी पार्लियामेंट में आज से कुछ दिन पहले जो सरकार ने जवाब दिया है, उस जवाब को यदि आप देखेंगे तो घटनाएं ठीक है। 1997 में, 96 में घटना कहते हैं कि 95 के मुताबिक जो है घटी है, यू सबका है ये। हाँ, नहीं हमारे आप जब बोलेंगे तब बोलिए। सब नहीं, 42 नहीं, 47%। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में घटना बढ़ी है। इसलिए मैं आज अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं ये कह करके, देखिए जब घटनाएं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये ठीक है कि आप रिकॉर्ड देखें, आप 95 के बनिस्बत 96 में कुछ घटनाएं कम हुई, 96 के बनिस्बत 97 में घटनाएं कम हुई है, 98 का अभी तक हमारे पास में रिपोर्ट नहीं आया है। और जो रिपोर्ट जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का जो जवाब है पार्लियामेंट में, उस पार्लियामेंट के जवाब के मुताबिक मैं इस बात को कह रहा हूं। तो मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि सभापति जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट बना था, आज उसका कहीं कोई पता ही नहीं है, कहीं उस पर कोई पालन ही नहीं हो रहा है। जितने पुलिस स्टेशन हैं, गांव में चले जाइए, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का जो पुलिस स्टेशन है, शेड्यूल आएंगे बाद में, रिजर्वेशन पर आएंगे, एक करके चलेंगे ना। तो जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का थाना है, थाना जो है, वो थाना में आप जाकर के देखिएगा, कहीं उस थाना में वहां कुत्ता रहता है,
वहां कोई थाना में ना कोई गाड़ी है, ना कुछ नहीं है। नतीजा है कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो है वो पूरा का पूरा प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो है उसका कोई मतलब जो है कहते हैं कि नहीं रह गया है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि प्रधान जब यहाँ मंत्री जी बोलेंगे तो निश्चित रूप से ये बतलाने का काम करेंगे कि इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई किया है और क्या सरकार कार्रवाई करने जा रही है जिससे कि एट्रोसिटीज का जो मामला है उस मामले पर रोक लगाया जा सके। उसी तरीके से अध्यक्ष जी आरक्षण का मामला है। अब आरक्षण के मामला में आप देखेंगे जैसा कि मैंने कहा कि आज 3 तरह के विंग हैं। एक है पार्लियामेंट है, असेंबली है। पार्लियामेंट और असेंबली में जो शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, सब लोग जनता से चुन करके आते हैं। नतीजा होता है कि पार्लियामेंट में हम कानून पास कर देते हैं, पार्लियामेंट में कानून पास हो जाता है, लेकिन वो कानून जब जाता है एग्जीक्यूटिव के साइड में जाता है तो वहां इनकी संख्या नगण्य है, ब्यूरोक्रेसी में संख्या नहीं है। नतीजा है कि पहला बाधा दौर वहां कूदना पड़ता है। थोड़ा बहुत अब संख्या आने लगा है, लेकिन क्लास 3 और क्लास 4 में वो संख्या है। तो पहला जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो होता है कहां से, एग्जीक्यूटिव साइड से, और तीसरा होता है वो है जुडिशियरी। जुडिशियरी में यदि आप जाएंगे तो हमको नहीं मालूम है कि आज के डेट में एक भी कोई शेड्यूल कास्ट का या बैकवर्ड क्लासेस का कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है कि नहीं है। नतीजा क्या होता है कि हर चीज में जो सबसे बड़ा जहां से इनजस्टिस होता है वो जाकर के कोर्ट से इनजस्टिस होता है। जितने आप देखेंगे पिछले 6 जजमेंट हुए हैं, 6 जजमेंट हुए हैं, और 6 जजमेंट में जो एस्टेब्लिश थे, जो पहले था कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन मिलेगा, अब कहा दिया गया कि नहीं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को जो है रिजर्वेशन में जो रोस्टर सिस्टम है उसको खत्म करने का काम करो। फिर कहा गया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा, और हमको याद है कि जब मंडल कमीशन का जजमेंट आया तो मंडल कमीशन ने 9 जज बैठे थे और 9 जज ने मिलकर के कहा था कि ये प्रमोशन में रिजर्वेशन 5 साल तक चलेगा। मतलब 16 नवंबर या 16 दिसंबर को मंडल कमीशन का जजमेंट आया था। 16 दिसंबर 92 तक से लेकर के 16 दिसंबर 97 तक रिजर्वेशन में किसी तरह का उलटफेर नहीं होगा, प्रमोशन में रिजर्वेशन रहेगा। लेकिन हम लोगों को डाउट था कि 5 साल के बाद ये रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। हम सब लोगों ने, हर पक्ष के लोगों ने इसी सदन में प्रेशर करने का काम किया और नतीजा हो गया कि संविधान संशोधन हो गया, और उस संविधान संशोधन करके ये कह दिया गया कि रिजर्वेशन में जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन चलता रहेगा। लेकिन सभापति जी आपको जानकर के दुख होगा, एक कोर्ट में 3 जज ने 9 जज के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के खिलाफ 3 जज का एक जजमेंट आ गया। जुलाई के महीने में जजमेंट आ गया। जजमेंट आने के बाद उसके आधार पर जो है अब प्रमोशन में जो है रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रमोशन में जो रिजर्वेशन था वैसे भी दिसंबर के पहले, दिसंबर 97 के पहले उसमें कोई उलटफेर जो है नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस प्रमोशन में रिजर्वेशन को खत्म करने का काम किया गया। मंत्री जी मैं कहना चाहूंगा, हम थे कैबिनेट में थे, हमने लिखा था उस समय में हमारे समय का मामला आया था, हमने गुजराल साहब को लिखा था, उनको दुख भी लगा था कि आपने जगह सार्वजनिक चीज क्यों बनाया। हमने कहा कि हाँ, हमने पत्र लिख करके अपने जितने फोरम के मेंबर हैं उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया। उसके बाद कमेटी बनाई गई, वेलफेयर सेक्रेटरी उसमें थे। मैं वेलफेयर सेक्रेटरी को धन्यवाद देना चाहूंगा। वेलफेयर सेक्रेटरी ने अपने पॉइंट को बहुत ही तत्कारगर ढंग से रखने का काम किया। सॉलिसिटर जनरल, उसके बाद डीपी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का सेक्रेटरी, ये सारे के सारे लोगों को बुला करके और उसके बाद उसमें ये निर्णय हुआ कि साहब जो जियो गवर्नमेंट ऑर्डर हुआ है उस गवर्नमेंट ऑर्डर को वापस किया जाए। हमको आज तक पता नहीं है कि वो कैबिनेट चुके, लेकिन हमको कहना नहीं चाहिए था। उस समय के जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे उनका एटीट्यूड बिल्कुल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के खिलाफ में था। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का सेक्रेटरी कौन होना चाहिए? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के सेक्रेटरी को आप क्या कहते हैं कि ठीक से एग्जामिन करने का काम कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो आपके समय का है, हमारे समय से ही है, लेकिन कैसे कौन लोग होते हैं उनको हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। वो समझते हैं ये पॉलिटिशियन लोग हैं, ये आज क्या हैं, आज हैं कल जाएंगे, आज मंत्री हैं कल नहीं रहेंगे, आज एमपी हैं कल नहीं रहेंगे, और हम तो परमानेंट यहाँ बैठे हुए हैं। सर मैं आपसे कहना चाहूंगा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स वीकर सेक्शन के पक्ष में कोई जजमेंट आएगा, कोई बहुत देर की बात क्या करते हैं, क्या बात करते हैं? मैं सरकार की बात नहीं कहता हूं,
सरकार देखिए, हमारी भी सरकार होगी तो रामविलास पासवान वहां सब पोस्ट पर नहीं बैठा रहता है, वहां भी प्रधानमंत्री कोई दूसरा रहता है, वहां भी होम मिनिस्टर कोई दूसरा रहता है। मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर, कल आप ही प्रधानमंत्री बन जाइएगा तो मैं क्या करूंगा? तो इसलिए मैं इसमें कोई पार्टी भी लाना नहीं चाहता हूं। मैं एक व्यवस्था की बात करता हूं कि जो व्यवस्था बनी हुई व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हर जगह हर लोगों को लड़ना पड़ता है, और क्या कहते हैं कि लड़ने के बावजूद भी बहुत चीजें क्या कहते हैं कि नहीं हो पाती है। मैं इसलिए इस बात को मैं कहना चाहता हूं। इसलिए सभापति जी, मैंने पहले कहा कि मैं अपने ऊपर में भी लेता हूं। ये नहीं है कि मैं कोई, आप पार्टी में हैं या आज आपकी सरकार है तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी वो कर रही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उस मुद्दे को आप निकलवाइए। वो जो हमारे अध्यक्षता में कैबिनेट ने जो सब कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में हमने रिपोर्ट दिया था। रिपोर्ट के साथ साथ हमने एक ड्राफ्ट बिल भी बना करके देने का काम किया था। अब हमको पता चल रहा है उसका कहीं पता नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, उस आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, आरक्षण के मुद्दे को आप क्या कहते हैं कि गंभीरता से लें, और जितने जियो हुए हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर हुए हैं, अब नया एक निकाला क्या है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन रहेगा लेकिन रिलैक्सेशन खत्म हो जाएगा। मतलब हाथ पांव बांध दो और उसके बाद जो है उसको नदी में फेंक दो। दादो कि साहब, हमने तो तैरने का तुमको स्वतंत्रता दिया है लेकिन हाथ पांव बंधा हुआ है। यही हो रहा है। लिखा गया है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन रहेगा लेकिन रिलैक्सेशन खत्म। अब रिलैक्सेशन खत्म हो जाएगा तो रिजर्वेशन का क्या मतलब है? अभी आप दिल्ली में पुलिस की बहाली निकल रही है, पुलिस का अभी कुछ दिन पहले हमने लिखा है आयोग को 645, अभी एक महीना पहले 645 बहाली होने जा रही है पुलिस का, और एक भी उसमें रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का नहीं रखा गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पहले नियम था कि कोई कैंडिडेट जो शेड्यूल कास्ट का है वो जनरल कैटेगरी में आ जाता है तो वो शेड्यूल कास्ट में नहीं लिया जाएगा, वो जनरल कैटेगरी में उसका होगा। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है, इस बार जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का IAS IPS का जो रिजल्ट निकला है, उसमें जितने भी कैंडिडेट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लासेस के शेड्यूल ट्राइब्स के टॉप में आए हैं, लेकिन उसको खत्म करके उसको कह दिया गया है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है और सबको रिजर्वेशन कोटा के अंदर में आना पड़ेगा। और उसने वही कि चूंकि आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, रिजर्वेशन में एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है, क्वालिफिकेशन में मिल रहा है, इसलिए यू विल बी नॉट ट्रीटेड एज ए जनरल कैंडिडेट, यू विल बी ट्रीटेड एज ए रिजर्व कैंडिडेट, और वो कह करके उसको जो है नीचे लाने का काम किया जा रहा है। इसलिए सभापति जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आरक्षण के संबंध में 2-3 चीजें मैं सुझाव देना चाहूंगा मंत्री जी को, और ये कोई मेरा नहीं है, मैं समझता हूं कि दोनों पक्ष के सब लोगों के साथ में बैठ के ये इनके यहाँ है, NLC है, ये न्यू दिल्ली कौन एक हमारे पास में लिखा हुआ है, इनके यहाँ से हमारे पास में लोग आए थे और उन्होंने जो हमारे पास में लिख करके दिया है NLC होता है नई दिल्ली लिंगनाइट कॉरपोरेशन, तमिलनाडु। 25 जहां से ये आते हैं अपने दलित इलूमलाई जी, 25,000 वहां कर्मचारी है, और उस 25,000 कर्मचारी में से 1992 से 1200 वैकेंट पोस्ट है शेड्यूल कास्ट का, और 1200 वैकेंट पोस्ट में वो एग्रीमेंट भी हो चुका है, लेकिन अभी तक वहां बहाली नहीं हो रही है। और नतीजा क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा आप यदि देखेंगे वहां लोग हड़ताल के ऊपर में हैं। हम लोग कहना नहीं चाहते हैं, हम लोग भी थे, रेलवे मिनिस्टर में थे। 1 जून से हमने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव करने का काम किया था। हमने पास कर दिया था कि जितने भी रेलवे में वेंडिंग हैं, जितने भी ये सारे के सारे स्टॉल हैं, उसमें 20% शेड्यूल कास्ट का होगा, 20 उसके बाद कहते हैं कि शेड्यूल ट्राइब्स का होगा और बैकवर्ड का मंडल कमीशन के तहत होगा। पूरा का पूरा कर दिए। हम लोग नहीं कहना, जितने चेयरमैन थे कम से कम हमारे समय में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में 5 शेड्यूल कास्ट के थे और 2 शेड्यूल ट्राइब्स के थे। चले जाइए आसाम का शेड्यूल ट्राइब्स का था, रांची का शेड्यूल कास्ट का था, पटना का शेड्यूल कास्ट का था, गोरखपुर का कहते हैं शेड्यूल कास्ट का था, भजवन मेरा उड़ीसा का वो शेड्यूल कास्ट का था, राम सिंह क्या कहते हैं, राम सिंह जो जम्मू कश्मीर का है वो शेड्यूल कास्ट का था। 3 मुसलमान थे, 2 क्रिश्चियन थे, 2 सिख थे, 4 क्या कहते हैं बैकवर्ड क्लासेस के थे,
दो ऊंची जाति के लोग थे। हम लोग चाहते हैं कि सामाजिक न्याय का जो मतलब होता है, सामाजिक न्याय का मतलब होता है समाज में रहने वाले हर वर्ग के साथ में न्याय किया जाए। यदि वो सामाजिक न्याय नहीं होता है तो फिर वो सामाजिक न्याय नहीं रह पाता है। और इसलिए हम लोग कभी नहीं कोशिश करते हैं कि समाज में कोई बेमनस्य पैदा हो। हम चाहते हैं कि जिसका जो अधिकार है सब लोगों को अधिकार मिले। लेकिन जैसा कि सभापति जी मैंने कहा कि जो एटीट्यूड है, जो व्यवस्था का एटीट्यूड है वो बहुत ही खतरनाक है। इसलिए मैं मंत्री जी से मांग करूंगा समाप्त करें। आधा घंटा अभी तो सर आधा घंटा हो, यू हैव टेकन हाफ एन आवर। देखिए हाफ एन आवर कभी अभी तो हम 15 मिनट हुआ आधा है। घंटा और मैं एक बात कहता हूं कि जो लोग इंटरव्यून करते हैं 40-40 मिनट पर बोल लेते हैं। मैं मूवर हूं और वो भी कृपया जल्दी का सर। अभी ऐसा मत कीजिए। अभी तो हम एक विंग भी नहीं लिए हैं SC ST हाँ सब लोगों को। अध्यक्ष जी इसलिए मैं पहला मांग करूंगा मंत्री जी से कि जो हम 1990 में जब हम मिनिस्टर थे हमने अपने समय में कानून बनाया था। आज जो आपका रिजर्वेशन का कानून है वो गवर्नमेंट ऑर्डर से चलता है। गवर्नमेंट ऑर्डर का मतलब होता है कि यदि कोई अधिकारी उसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ में कोई दंड का विधान नहीं है। इसलिए उसको पार्लियामेंट से एक्ट बना करके पास कीजिए। बना हुआ है, सारा ड्राफ्ट किया हुआ है, आप पार्लियामेंट में मूव कीजिए। और मैं समझता हूं कि जिस दिन वो पार्लियामेंट से एक्ट पास हो जाएगा उसके बाद उस रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि कोई अफसर यदि उसके बाद करेगा नहीं करेगा तो उसके खिलाफ में दंड की कार्रवाई हो सकती है। उसी तरीके से जैसा कि मैंने कहा कि जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से जो आदेश जारी हुए हैं वो सारे के सारे आपके जो है संविधान के मूल जो विचार है उसके खिलाफ में हैं। यदि उसमें आपको पार्लियामेंट से पास करना पड़े, ऑर्डिनेंस के द्वारा पास करना पड़े या संविधान में संशोधन करना पड़े, आप उस मुद्दे को लाइए और जितने भी जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या यूनिकेट सेक्शन के विरोध में जो गवर्नमेंट के आदेश पारित हुए हैं उनको आप निरस्त करवाने का काम कीजिए। उसी तरीके से सभापति जी प्राइवेट सेक्टर है। आज प्राइवेट सेक्टर जो जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी बनी है उदारीकरण का, पब्लिक सेक्टर इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट सेक्टर। सारे के सारे पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो रहे हैं। और इसलिए हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि आज आरक्षण ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर में हो बल्कि प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए, जिससे कि जो संख्या है अनुसूचित जाति जनजाति का उस संख्या के मुताबिक में हर सेक्टर में उनका प्रतिनिधित्व हो सके। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का जो जनसंख्या है वो जनसंख्या न्यू बुद्धिस्ट के कारण और भी जो संख्या उसमें जुड़ा है उसके कारण सभापति जी इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। संख्या बढ़ के हो गया है 25%, रिजर्वेशन है 22.5%। मंडल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा। नतीजा होता है कि जब हम लोग दलित क्रिश्चियन के रिजर्वेशन की मांग करते हैं, जिसका हम सपोर्ट करते हैं, हम मांग भी करते हैं, लेकिन उसके सामने में बाधा आती है कि 50% का जो सीलिंग है वो लगा हुआ है। यहाँ तमिलनाडु के हमारे साथी हैं, तमिलनाडु की सरकार ने 69% रिजर्वेशन का कानून बना करके भेजने का काम किया। इसी पार्लियामेंट ने उसके संविधान के 9वीं सूची में 9 शेड्यूल में डाल दिया, लेकिन आज तक उसका लागू नहीं हुआ है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जो 50% का सीलिंग है वो 50% के सीलिंग को खत्म किया जाए और 50% का जो सीलिंग को खत्म करके जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो बढ़ा हुआ जनसंख्या है 25%, उसके मुताबिक सरकारी नौकरी से लेकर के लोकसभा और विधानसभा में क्या कहते हैं उनके आरक्षण की व्यवस्था किया जाए, जिससे कि उनका सीट जो है बढ़ सके। और इस मामले को ना सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में बल्कि हर जगह पर, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वहां लागू करने का काम किया जाए। जैसा कि सभापति जी मैंने आपसे कहा शुरू में ही कि इन सारे चीजों के मूल में हमारा जुडिशरी है। जुडिशरी के पास में जब जाता है तो वो सारा चीज को पंख कतर करके रखने का काम करता है। इसलिए अब समय आ गया है कि जो जूनियर जुडिशरी का जो नीचे का है जो आयोग है उसमें तो है रिजर्वेशन, लेकिन सीनियर जुडिशरी में अभी भी रिजर्वेशन नहीं है। इसलिए अब समय आ गया है कि हमने फोरम की तरफ से हम मांग करना चाहते हैं कि जो सीनियर जुडिशरी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी शामिल हैं, उनमें क्या कहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया जाए, जिससे कि जो संविधान की मूल भावना है वो संविधान की मूल भावना के ऊपर में कोई कुठाराघात जो है कुठाराघात नहीं कर सके। मैं जो हमारे सफाई मजदूर हैं सर, सफाई मजदूर की हालत बहुत ही खराब है।
और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी नहीं है, इनके समय में या कब एक अच्छी बात हुई थी कि जो जितने भी सफाई मजदूर थे वो सफाई मजदूर का जो वेतन वगैरह का मामला है राज्य सरकार ने अपने ऊपर में जिम्मेवारी लेने का काम किया। मलकानी कमेटी का रिपोर्ट, मलकानी कमेटी 1960 में बना, आज 33 साल 38 साल हो गया, मलकानी कमेटी का रिपोर्ट का कहीं कोई चर्चा नहीं है। आप इसी दिल्ली में चले जाइए, पार्लियामेंट हाउस के सामने में झाड़ू लगाने वाला है, झाड़ू लगाने वाले को 2 घंटे, वो झाड़ू लगाने वाला कभी वहां परमानेंट नहीं हो पाता है। हम रेलवे मिनिस्टर थे, हमने एक कलम से हमने पास कर दिया रेलवे में कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के ऊपर में काम करते हैं उन सारे के सारे को रेलवे का कर्मचारी बनाया जाएगा और रेलवे का कर्मचारी बना दिया गया। जब ये हो सकता है तो आप एक पहला निर्णय लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के ऊपर में कोई सफाई मजदूर काम नहीं करेगा। जो भी सफाई मजदूर है वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज होगा। नतीजा है कि मेन टाइम है 6 बजे से लेकर के बच्चा कब माँ अपने बच्चे को कब मेनका जी अपने बच्चे को देखभाल करती है, मॉर्निंग में करती है। जो स्कूल जाने का समय होता है, नहलाने का समय होता है, जब मॉर्निंग का समय होता है तो माँ जाकर के झाड़ू लगाने का काम करती है, बाप उसका झाड़ू लगाने का काम करता है। नतीजा होता है कि बच्चा कभी वो बच्चा जैसो नहीं आगे बढ़ पाता है, पैसा रहने के बावजूद भी बच्चा नहीं पढ़ लिख पाता है। इसलिए हम चाहेंगे कि जहां आप कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म कीजिए वहां टाइमिंग का भी आप ध्यान देने का काम कीजिए कि जो टाइम है वो टाइम ऐसा रहना चाहिए जिसमें कि बच्चे को देखभाल करने का मौका मिले। हो सकता है कि आप यदि 24 घंटे में एक बार सफाई करना है तो रात में का सफाई करवा लीजिए, पूरा 24 घंटा चलेगा, या उस समय में रखिए जिसमें कि वो अपने बच्चे को देखभाल कर सके। और जो अनुसूचित सफाई कर्मचारी आयोग है वो सफाई कर्मचारी आयोग का जो रिपोर्ट है, जो ऑलरेडी रिपोर्ट आपके पास में पेश किया जा चुका है 94, 95, 95, 96 का, और जो मलकानी कमेटी का रिपोर्ट है, मैं समझता हूं कि इन दोनों रिपोर्टों को देखेंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से लेकर के उनका जीवन स्तर, आज भी 3000 करीब ऐसे छोटे क्या कहते हैं कस्बे हैं जहां सर पर पैखाना उठाने का सिस्टम जारी है। आप कहते हैं छुआछूत नहीं रहेगा। कैसे नहीं छुआछूत रहेगा? यदि कोई आदमी सर पर पैखाना उठा करके जाएगा घर में या कहीं भी जाएगा, उसको कौन नजदीक में आने का काम करेगा? इसलिए एक टाइम बाउंड बना करके जो सर पर पैखाना उठाने का सिस्टम है उसको खत्म करना चाहिए। और नया तकनीक आप क्यों नहीं, जो सफाई मजदूर है आप उसको क्यों नहीं तकनीकी दर्जा देते हैं? कोई हमको सभापति जी आश्चर्य लगता है, जब रेलवे में हमने सफाई मजदूर की बहाली करने का काम किया तो कहा गया कि साहब ये सफाई मजदूर जो है जात के आधार पर नहीं आएंगे। क्यों? तो साहब संविधान में लिखा हुआ है कि देयर शुड नॉट बी ए डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। इसलिए सफाई मजदूर का कोई भी काम करेगा वो सफाई मजदूर जो है वो सफाई मजदूर में बहाली हो सकता है। लेकिन ये तो एक्ट है, एक्ट अलग होता है, फैक्ट अलग होता है। एक्ट ये है कि कोई भी आदमी सफाई मजदूर का काम करेगा, लेकिन फैक्ट यह है कि सफाई मजदूर के अलावे कोई सफाई मजदूर का काम नहीं करता है। नतीजा होता है कि जो वहां लोग बहाल होते हैं वो बहाल तो हो जाते हैं सफाई मजदूर के नाम पर, लेकिन या तो वो दफ्तरी का काम करते हैं या पियून का काम करते हैं। इसलिए हम ये भी मांग करना चाहेंगे कि जो कम से कम एक क्षेत्र है सफाई मजदूर का, उस सफाई मजदूर के क्षेत्र में जो भी बहाली हो वो सफाई मजदूर का 100% गवर्नमेंट सेवा में जाएगा। कम से कम उसका जीवन स्तर आगे बढ़ने का काम होगा। उसी तरीके से अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक बात और आग्रह करना चाहूंगा कि जो आर्थिक मामला है, आर्थिक मामले में देखेंगे हमारे शेड्यूल ट्राइब्स के भाई हैं, काफी बैठे हुए हैं। शेड्यूल ट्राइब्स का मेरे पास में ये रिपोर्ट हमारे पास में आया हुआ है। आप इसमें देखेंगे तो 95-96 जो योजना है सभी मंत्रालय में 95-96 के लिए 19,375 करोड़ रुपए का आवंटन, 75 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था और आवंटन कितना किया गया 1,484 करोड़। 19,000 में 1,000 ये आवंटन किया गया। उसी तरीके से 8वीं योजना के दौरान 1,81,735 करोड़ और उसमें से रखा कितना गया 38,221। हम लोगों ने, हमारी आपसे आग्रह है कि अनुसूचित जाति जनजाति का कमीशन है, उस कमीशन के रिपोर्ट के मुताबिक हर मंत्रालय ने मान लिया था कि जो शेड्यूल ट्राइब्स का जो पैसा है वो प्रत्येक मंत्रालय में अलग रखा जाएगा। हम आपसे इतना ही आग्रह करना चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार से कि आप उस पैसा को अलग ही नहीं रखिए, बल्कि उसको देखिए कि उसके ऊपर में खर्चा हो रहा है। ट्राइबल का इलाका है, आज क्यों मांग हो रहा है?
आज कहीं झारखंड का मांग हो रहा है, कहीं मांग हो रहा है उत्तराखंड का मांग हो रहा है, कहीं जाकर के मांग हो रहा है छत्तीसगढ़ का मांग हो रहा है। क्यों मांग हो रहा है? उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण है कि आज ट्राइबल इलाके में, हमारे यहाँ बिहार में पूरा का पूरा जितना हैवी इंडस्ट्रीज है, चाहे रांची का हो, बोकारो का है, धनबाद का हो, सब ट्राइबल इलाका में बसा हुआ है। लेकिन एक चपरासी भी वहां जाकर के बहाल उसका नहीं होता है। दतमन काटने के लिए भी पटना में आकर के उसको बेचना पड़ता है। नतीजा होता है कि उसके मन में गुस्सा होता है और वो अपने सोचता है कि हमको अलग राज्य का मांग करना चाहिए। भोपाल का मैं बतलाता हूं, मध्य प्रदेश में अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। उस रिपोर्ट के मुताबिक 45 किलोमीटर रोड बना ट्राइबल के नाम पर। और रोड क्या बना कि एक जगह पर 15 घर शेड्यूल ट्राइब्स का है, आदिवासी का 15 घर है। उस 15 घर तक रोड ले जाने के लिए 45 किलोमीटर का रोड बनाया गया। और मालूम हुआ कि ट्राइबल के गांव में रोड नहीं पहुंचा, दूसरे लोगों का उनसे फायदा, दूसरे लोगों को फायदा हो गया। नेशनल हाईवे बनाते हैं, उस नेशनल हाईवे से शेड्यूल कास्ट को क्या फायदा, शेड्यूल ट्राइब्स को क्या फायदा है? आप शेड्यूल ट्राइब्स के लिए पैसा देना चाहते हैं, लिंक रोड बनाइए। आप उनके लिए पैसा देना चाहते हैं, उनका स्कूल बनवाइए। आप उनके लिए पैसा देना चाहते हैं, लिफ्ट इरिगेशन बनवाइए। सभापति जी, हमको आश्चर्य होता है, पैसा की कोई कमी है? भारत सरकार का पैसा, ये इंदिरा आवास योजना 80% भारत सरकार का पैसा। आप जाकर के देखिए, दलित का कहीं बस्ती बन रहा है? नहीं बन रहा। जिसका मकान है उसका मकान पर मकान बन रहा है। वो बेचारे दलित जो है उसी तरीके से, ट्राइबल उसी तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुनिश्चित रोजगार योजना है, ये ट्राइबल सब प्लान है, ऐसी कितने योजनाएं हैं। सारी की सारी योजना देखेंगे तो कोई पढ़ेगा तो कहेगा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए तो भारत सरकार ने जो है स्वर्ण भंडार खोल दिया है। लेकिन यदि उसका देखेंगे लाभ, तो आजादी के बाद मेरे पास में आंकड़ा है, जो किसान हैं उस किसान की संख्या घटी है। किसान की संख्या घटी है, हर क्षेत्र में संख्या घटा है। लैंडलेस लेबरर्स बढ़ा है। सिर्फ थोड़ा बहुत फायदा हुआ है, जो सरकारी नौकरी है उस सरकारी नौकरी के माध्यम से थोड़ा बहुत उसको फायदा हुआ है। वो भी सरकारी नौकरी में कहना चाहता हूं, बार बार इस सदन में डिस्कशन होता है सरकारी नौकरी का। ये सरकारी नौकरी का मामला ना कांग्रेस का मामला है, ना बीजेपी का मामला है, ना जनता दल का मामला है। सरकारी नौकरी अंग्रेज के जमाने से चला रहा है। जिस समय में पुनः खत्म कर रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं, जिस समय में साल कर दिया, नौकरी कहाँ मिलेगा? सीआरपी बीएसएफ में हाइट कम है आपके बच्चों का, छाती नहीं है, वो कहाँ भर रहा है? तो कृपया सबकी बात करते हैं। तो सभापति जी, तो मैं सभापति जी, मैं ये कह रहा था कि जो एक क्षेत्र है, जो रिजर्वेशन का क्षेत्र है, वो भी रिजर्वेशन के क्षेत्र में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह मंगाया जाता है। और मैं जानता हूं कि यदि बाबा साहब अम्बेडकर के समय में गोल्डमेज कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ रहा था, ये रिजर्वेशन आज से नहीं 1935 से लागू है। हाँ, जो रिजर्वेशन 10 साल के लिए जो बात करते हैं कि 10 साल के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, 10 साल के लिए कहा था, वो रिजर्वेशन है वो विधानसभा और लोकसभा में। वो विधानसभा और लोकसभा के लिए 10 साल का समय रखा गया था। लेकिन जहां तक मामला है जॉब रिजर्वेशन का, वो जॉब रिजर्वेशन का एग्रीमेंट 1900 जिस समय में गोल्डमेज कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस गोल्डमेज कॉन्फ्रेंस के समय में हो गया था। इसलिए जो रिजर्वेशन को कड़ाई से लागू होना चाहिए। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, आप दिल्ली में मामला उठा था कि दिल्ली में जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, जिनको दिल्ली में पहले शेड्यूल ट्राइब्स थे, आज उनको शेड्यूल ट्राइब्स नहीं माना जा रहा है। आप इसके लिए इस समस्या का निदान करना चाहते हैं तो आप एक कानून बनाइए कि जो अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति एक स्टेट में शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स में है, वो देश के किसी भी कोने में जाएगा तो अनुसूचित जाति जनजाति माना जाएगा। आपके अधिकारी कहेंगे कि ये तो कानून बना हुआ है, लेकिन ये कानून है सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज के लिए। लेकिन जो राज्य सरकार की सेवा है, जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में यदि कोई पासवान है तो वो दिल्ली में पासवान शेड्यूल कास्ट में नहीं आता है। दिल्ली उसी तरीके से यदि कोई बिहार में यदि कोई मछुआरा है, फिशरमैन है, वो शेड्यूल कास्ट में नहीं है। पश्चिम बंगाल में फिशरमैन शेड्यूल कास्ट में है, लेकिन दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में वो शेड्यूल कास्ट में नहीं है। कहीं एक स्टेट में जो वाशरमैन है वो शेड्यूल कास्ट में है, लेकिन दूसरे स्टेट में वो शेड्यूल कास्ट में नहीं है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में उसका जात नहीं बदल जाता है, उसका सोशल स्टेटस नहीं बन जाता है। इसलिए एक स्टेट में जो शेड्यूल कास्ट हो, दूसरे स्टेट में राज्य की सेवा में
भारत सरकार की सेवा में कहीं भी वो कम्पीट कर सकता है शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट लेकर के, लेकिन जो राज्य सरकार की सेवा है उस राज्य सरकार की सेवा में उसका स्टेटस जो है वही रहता है। इसलिए सभापति जी, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि मैंने बहुत तैयारी किया। हम लोग तो उसी परिवार में पैदा लिए हैं, कोई तैयारी करने की भी जरूरत नहीं है। हर चीज को अब तो खैर बिले नहीं आ रहा है, वो बिल मैं महिला वाला मामला में तो मेरा दूसरा है। महिला वाला मामला में तो मेरा है कि कोई भी मेल मेंबर्स नहीं चाहते हैं कि हमारे स्थान पर कोई महिला आवे, इसलिए पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। कोई ना कोई बहाना खोड़ा जा रहा है। बदनाम भले करते हैं कि मुलायम सिंह यादव को, लालू यादव जी को, लेकिन कोई आदमी नहीं चाहता है कि हमारा सीट किसी महिला को जाए। इसलिए महिला के लिए आरक्षण करना हो तो जितना पार्लियामेंट का सीट है उस पार्लियामेंट के सीट से 1/3 सीट जो है और बढ़ा दीजिए, और उसमें शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड माइनॉरिटी के लिए अलग अलग कर दीजिए। सब मेंबर भी खुश हो जाएंगे और उनको भी उतना सीट जो है मिल जाएगा। धन्यवाद। शेड्यूल टाइप के एमपी के लिए रिजर्व सीट है, उसी में ये बुद्धि से 33% करने जा रहे हैं। जैसे रिजर्व हो जाएगा हाजीपुर, हम लोगों ने देखिए हाजीपुर यदि रिजर्व हो जाए, मैं सुनिए एक मिनट प्लीज, हाजीपुर सुनिए, सुनिए ना पहले, हाजीपुर सर रिजर्व हो जाए तो हमको कोई दुख नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, जब हम हाजीपुर में रिजर्व सीट से हैं और जनरल क्लासेस के लोगों को 21 साल से मौका नहीं मिल रहा है, तो उनका यदि हार्ट बर्निंग होता है तो हमारी किसी बहन को वहां मिल जाए तो उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, उसमें वो मामला नहीं है। लेकिन महिला का जो रिजर्वेशन है उसका मुद्दा वो है सेक्स के आधार पर है, उसका जेंडर के आधार पर है। जो वर्तमान रिजर्वेशन है अनुसूचित जाति जनजाति का, वो अनटचेबिलिटी के आधार पर है। तो अनटचेबिलिटी के साथ में उसको नहीं जोड़ा जाए, और इसलिए मैं उससे सहमत हूं कि जो अलग से रिजर्वेशन का व्यवस्था किया जाए वो मैं आपसे सहमत हूं, उसमें से इस रिजर्वेशन को नहीं जोड़ा जाए, बल्कि उसमें से अलग से आरक्षण की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि उस आरक्षण का सिद्धांत ही अलग है। लेकिन इसका मतलब कोई ये नहीं समझे कि हम महिला बिल को रोकना चाहते हैं, इस बहाने से ये भी मैसेज नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जो शेड्यूल कास्ट, मैं इधर उधर नहीं बहकाना चाहता हूं, जो अनुसूचित जाति जनजाति की जो हमने मांगे रखी है, सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि ये पूरे सदन की राय है, ये पूरे फोरम की राय है, और मैं आपको इस सदन के माध्यम से मैं सरकार को, चाहे हमारी सरकार हो या किसी सरकार हो, बुरा नहीं मानना चाहिए, हम चेतावनी भी देना चाहते हैं। हम लोगों ने एक बार जब चुंडूर की घटना घटी थी और हम लोग 106 एमपी गए थे राष्ट्रपति के यहाँ, बहुत शालीनता के साथ में राष्ट्रपति जी ने हम लोगों से मिलने से इनकार किया था, और उसी समय में हम लोगों ने फैसला लिया था कि यदि राष्ट्रपति हम लोगों से नहीं मिलते हैं तो हम लोग अपना राष्ट्रपति बनाएंगे। और हमको खुशी है कि के.आर. नारायणन पहले उपराष्ट्रपति बने और बाद में राष्ट्रपति बने, और ये फोरम को सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है, सबसे बड़ा क्रेडिट फोरम को जाता है। और मैं फिर आज आपको शालीनता के साथ में हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हम लोग, आपने ठीक है परसों से ये बिल आ रहा था, शुक्रवार से चलाया, चलाते चलाते अभी तक आया, क्योंकि हम लोग किसी में डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। हम लोग उतना ही इंटरेस्टेड हैं, जैन कमीशन के रिपोर्ट पर भी हैं, लेकिन हम लोग ये हमेशा सोचते हैं कि आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के मामले को आप अनटचेबल के समान मत ट्रीट कीजिए, और ना ही इसको गंभीरता से लेने का काम कीजिए। और यदि गंभीरता से लेने का काम नहीं किया गया तो कोई पार्टी का लाइन नहीं है, बल्कि हम सब लोगों को इकट्ठे मिल करके, और ना सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बल्कि हम आह्वान करेंगे जो दूसरे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो भी उस आंदोलन में साथ दें, और इसमें पार्लियामेंट में एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिसके तहत जो अनुसूचित जाति जनजाति का हक है और आजादी के 50 वर्ष के बाद उसको खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है, उसको जो है उसको फिर से दोबारा लाने का काम किया जाए। और अंत में एक बात कहकर के मैं बैठ जाना चाहता हूं कि जमीन के अंदर में गर्म पदार्थ हैं, और गर्म पदार्थ को चट्टान को ऊपर निकलने का मौका मिलता है तो ज्वालामुखी नहीं फूटता है, लेकिन दबा करके किसी ने रखने का कोशिश किया तो ज्वालामुखी फूटेगा। और जब ज्वालामुखी फूटता है तो अंग्रेजी में एक कहावत है कि दैट इज डाउन इट्स फियर नो फॉल, जो सबसे नीचे है उसको गिरने का भय नहीं होता है, जो सबसे ऊपर में है वो अपनी खैरियत मनावे। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इसलिए सभापति जी, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद।